हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मिट। आई एम मुस्कान मंधियानी, योर लीगल गाइड। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं तीन चीजें: इंटरनेशनल रिलेशंस का मीनिंग, नेचर और स्कोप। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने दिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इस वीडियो में मैंने बताए हैं, तो प्लीज उस पार्ट को मिस मत करना। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की अप्रोचेस और कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। इंटरनेशनल रिलेशंस की ग्रोथ कब हमें देखने को मिली है, रैपिड एक ग्रोथ कब देखने को मिली है, वो मिली है 19th और 20th सेंचुरीज में। मैं चाहती हूं जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, नेशन स्टेट और नेशंस के बीच का डिफरेंस अपने माइंड में क्लियर रखिएगा। ये चीज आपके लिए क्लियर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के अगर आप नेशन स्टेट्स को देखो, इंडिया को देखो, यूएसए को देखो, बाकी कंट्रीज को देखो, तो हमारे बीच इंटरडिपेंडेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। हम एक दूसरे पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए। किन चीजों को लेके निर्भर हो गए? ट्रेड को लेके, कॉमर्स को लेके, ठीक है। हम अपने गुड्स यहां से वहां बेच रहे हैं, वो लोग अपने गुड्स यहां पे बेच रहे हैं। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है जो अब्रॉड में है, वो अपनी ब्रांचेस इंडिया में खोल रही हैं, राइट। यहां तक कि सबसे रीसेंट ट्रेंड अगर आप देखो, जो इंडिया में स्टार्टअप्स आ रहे हैं नए नए, वो स्टार्टअप्स कहां से आ रहे हैं? इंडिया के लोग जा रहे हैं फॉरेन कंट्रीज में देख रहे हैं, अरे ये वाला स्टार्टअप यहाँ पे चल रहा है, ये वाला बिजनेस यहाँ पे चल रहा है, चलो मैं इंडिया में इस बिजनेस को जाके चालू कर देती हूँ। जोमैटो हो गया, उबर हो गया, ठीक है। जितने भी नए नए बिजनेसेस आप देखते हो, वो कहां से आ रहे हैं? फॉरेन कंट्रीज से आ रहे हैं। ये जो सोच है जोमैटो की, 10 मिनट्स में डिलीवरी कर देंगे, जेप्टो है ना, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, ये कहां से आ रहा है? ये फॉरेन कंट्रीज का कॉन्सेप्ट है जो हमें इंडिया में इंप्लीमेंट होते हुए दिख रहा है। ये सब क्या है? दिस इज इंटरनेशनल रिलेशंस। समवॉट हमारी कंट्री एक कंट्री पर निर्भर है, दूसरी कंट्री हमारी कंट्री पर निर्भर है ना। तो ये इंटरडिपेंडेंस जो देखने को मिल रही है, यही शेप देता है इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्सेप्ट को। अब जो ये टर्म है इंटरनेशनल रिलेशंस, इसको मैं आईआर बोलूंगी शॉर्ट में, ठीक है। जो ये टर्म है, ये एक कंडीशन के रूप में और एक डिसिप्लिन के रूप में दो तरीके से यूज किया गया है। वीडियो छोड़कर मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आगे मैंने डिस्कस किए हुए हैं। जब हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ कंडीशन, इसका मतलब होता है कि एक्चुअल में इंटरनेशनल रिलेशंस होते कैसे हैं, एक्चुअल में दो कंट्रीज इंटरैक्ट कैसे करती हैं, एक्चुअल में एक कंट्री का लीडर दूसरी कंट्री के लीडर से कैसे मिलता है, ठीक है। उनके बीच में एक्चुअल रिलेशंस कैसे होते हैं, डिप्लोमेसी कैसे चलती है, फॉरेन पॉलिसी के बेसिस पर वो लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट कैसे करते हैं। हकीकत क्या है इंटरनेशनल रिलेशंस की, वो हमें इसी से पता चलती है, इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ कंडीशन। फैक्ट्स क्या है इंटरनेशनल रिलेशंस के, वो हमें इसी से पता चलते हैं। क्या दो कंट्रीज में वॉर चल रहा है, क्या दो कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट है, क्या दो कंट्रीज में कॉपरेशन है, वो हमें तभी पता चलेगा जब हम बोलेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ कंडीशन। अकॉर्डिंग टू राइट एक ऑथर है, एक राइटर है। एक तरीके से अगर जब हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ डिसिप्लिन, तो वो एक तरीके से सब्जेक्ट की बात कर रहा है, राइट, कि इंटरनेशनल रिलेशंस को सच बताना चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में, कैसे रिलेशंस कंडक्ट हो रहे हैं, राइट। एज अ डिसिप्लिन बेसिकली रिलेशंस को सिस्टमैटिक और साइंटिफिक मैनर में इस चीज को हमें बताना चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशंस को हमें समझाना चाहिए। और एज अ डिसिप्लिन ये अलग अलग डिसिप्लिन्स के बारे में बात करता है, कल्चर, इकोनॉमिक्स, राइट, अलग अलग डिसिप्लिन्स के बारे में भी ये हमें बताता है। इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंस है, ये हमें समझना जरूरी है। अपने सब्जेक्ट का नाम देखो क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, कमेंट करके जरूर बताना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही एक नया डिसिप्लिन इमर्ज हो रहा है, एक नया डिसिप्लिन हमें देखने को मिल रहा है, एक नया सब्जेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो एक तरीके से नैरो है इंटरनेशनल रिलेशंस के कंपैरिजन। क्यों? क्योंकि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से आना शुरू हुआ है, राइट, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस उससे बहुत पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है और काफी वास्ट है। आप खुद समझिए, पॉलिटिक्स और रिलेशंस। पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स बेसिकली राजनीति की बात होगी, यानी दो कंट्रीज के बीच में क्या राजनीति चल रही है, पॉलिटिकली क्या चल रहा है, सिर्फ उसकी बात करेगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस कल्चरली कैसे रिलेशंस है, इकोनॉमिकली दो कंट्रीज के बीच में कैसे रिलेशंस है,
उस सब की जितनी भी तरीके से रिलेशंस एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं उस सब की बात करेगा इंटरनेशनल रिलेशंस। तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल रिलेशंस काफी ज्यादा वास्ट हो जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कंपैरिजन। सी हैंस मॉर्गनथॉ जो कि एक राइटर है, उन्होंने भी यही चीज कही है कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो बहुत ज्यादा वाइडर है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स की डेफिनेशन याद करो, पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर पावर, है ना, पावर के लिए स्ट्रगल कर रही हैं कंट्रीज, वो हो जाएगी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है? पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, टेक्नोलॉजिकली, ठीक है, दो कंट्रीज कैसे आपस में अपने रिलेशंस एस्टैब्लिश करती हैं उस चीज की बात करता है। हैरोल्ड एंड मार्गरेट स्प्राउट, इन्होंने कहा है इंटरनेशनल रिलेशंस बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर की बात करता है कि एक नेशन में जो लोग हैं उनका ह्यूमन बिहेवियर दूसरे नेशन में जो लोग रह रहे हैं उनके ह्यूमन बिहेवियर को कैसे अफेक्ट कर रहा है, कैसे इंपैक्ट कर रहा है। सोचो इतना बड़ा है इंटरनेशनल रिलेशंस। वहीं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बात करता है कॉन्फ्लिक्ट्स की, कोऑपरेशन की, दो नेशंस पॉलिटिकल लेवल पर कैसे कोऑपरेट करते हैं, कैसे लड़ रहे हैं, उसकी बात करता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस का चेंजिंग नेचर, कि उसका नेचर कैसे बदल रहा है। ठीक है, जब से वो इवॉल्व हुई है तब से उसका नेचर किस किस तरीके से बदला है और आगे किस तरीके से बदलने वाला है। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, उन्हें जरूरत होगी। आगे इस चैनल पर बहुत तगड़े वीडियोस आने वाले हैं। कॉमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं कि इस चीज पर वीडियो बनाओ, मैं जरूर बनाऊंगी, आपकी रिक्वेस्ट जरूर मैं देखूंगी। प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, बहुत मेहनत लगती है इस चीज में। जो इंटरनेशनल रिलेशंस का कॉन्टेक्स्ट है और नेचर है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी ज़्यादा चेंजेस उसमें देखने को मिले हैं, उसके बाद ही उसमें मेजर चेंजेस आना शुरू हुए हैं। ट्रेडिशनली क्या था कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स थी वो यूरोप के इर्द गिर्द ही घूमती थी। जो भी एक तरीके से फॉरेन डिसीजंस लेने होते थे वो ऑफिशियल्स आपस में एकदम से सीक्रेसी में ले लेते थे, राइट। जो भी रिलेशंस थे अलग अलग नेशंस के बीच में वो काफी सीक्रेट रखे जाते थे, इतने ओपन नहीं थे वो सब। आजकल आप न्यूज ऑन करो, आपको काफी कुछ जानने को मिल जाएगा कि मोदी जी कहाँ यात्रा पे गए हैं, किधर गए। ये सब पहले नहीं था यार इतना, राइट। ये अब होना स्टार्ट हुआ है। अगर थोड़ा सा भी ट्रेंड को फॉलो करते हो आपको समझ में आ जाएगा, न्यूज को आप जरा सा भी फॉलो करते हो आपको ये चीज पता चल जाएगी कि पहले इतना ज्यादा शोर शराबा नहीं था कि लीडर्स कहाँ जा रहे हैं, एक नेशन का लीडर किस नेशन में जा रहा है, ये सब पहले पता नहीं चलता था। ये अब हमें पता चलने लगा है, राइट। पहले सारी चीजें सीक्रेट रखी जाती थी यार, पब्लिक को कुछ भी एकदम पता नहीं चलता था। किस नेशन ने किसके साथ कौन सी ट्रीटी साइन की है इतना ज्यादा हमें नहीं बताया जाता था जितना अब हमें अवेयर किया जा रहा है। आजकल अगर आप देखो तो पब्लिक ओपिनियन जो है वो भी काफी हद तक फॉरेन डिसीजंस को एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है। पब्लिक का क्या ओपिनियन है एक पर्टिकुलर नेशन के बारे में, वो चीज फॉरेन पॉलिसी को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है, फॉरेन डिसीजन मेकिंग को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है, राइट। ब्रिटेन ने जितनी कॉलोनीज अपनी बनाई थी, इंडिया ब्रिटेन की एक कॉलोनी था, ऐसे करके और भी जो उसकी कॉलोनीज हैं वो जब एक तरीके से उसके रूल से फ्री हुई, डीकोलोनाइजेशन जब हुआ, भारत जब आज़ाद हुआ, बाकी कॉलोनीज जब आज़ाद हुई, तो एक तरीके से बहुत सारे सॉवरेन स्टेट्स इमर्ज हुए, राइट। बहुत सारे सॉवरेन स्टेट्स इमर्ज हुए, तो इसने भी एक तरीके से बहुत हद तक नेचर बदला इंटरनेशनल रिलेशंस का। क्यों बदला? क्योंकि नए नए सॉवरेन स्टेट्स आ रहे थे, नए सॉवरेन स्टेट्स आ रहे थे तो एक दूसरे से फ्रेंडशिप कर रहे थे, जिस वजह से इंटरनेशनल रिलेशंस को बूस्ट मिलता गया। सभी वीडियोस की स्लाइड्स में अपने टेलीग्राम चैनल लॉ मेट यूओ लीगल गाइड पर शेयर कर देती हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मैं वहां पर शेयर करती हूँ, बहुत सारी वैल्यू आपको प्रोवाइड करती हूँ। प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाओ और उसे ज्वाइन कर लो, शेयर भी जरूर कर देना, बहुत अच्छे नोट्स वहां पर आपको मिलने वाले हैं। इस वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं वहीं पर शेयर करूंगी, प्लीज उसे ज्वाइन कर लेना, हर अपडेट आपको मिलेगी। सो फाइनली अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्कोप क्या है इंटरनेशनल रिलेशंस का। वीडियो के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस करके मत जाना, आप अपने साथ खिलवाड़ करोगे अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर रहे हो वीडियो के, प्लीज वो जरूर देख कर जाना। अब अगर किसी चीज का नेचर बदल रहा है तो जाहिर सी बात है उसका स्कोप भी बढ़ेगा, राइट। किसी चीज का नेचर बदला तो उसका स्कोप एक्सपैंड होना जाहिर सी बात है, राइट। इसलिए इंटरनेशनल रिलेशंस का नेचर बदला है तो उसका स्कोप भी और ज्यादा वाइड हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतनी ज्यादा तबाही हो गई थी यार, यूनाइटेड नेशंस भी फिर सामने आई ताकि अब
इतनी ज़्यादा हम लड़ाई कर चुके हैं, एटलीस्ट अब हमें फ्रेंडशिप करनी चाहिए, अब हमें अच्छे रिलेशंस इस्टेब्लिश करने चाहिए नेशंस के बीच में, राइट। तो पोस्ट वॉर, एक तरीके से वॉर के बाद हमें रिलेशंस देखने को मिले नेशंस के बीच में। जो लड़ाई चल रही थी वो थोड़ी ख़त्म हुई और नेशंस एक तरीके से फ्रेंडशिप करना शुरू किए, ताकि हम दोनों को ही फायदा हो, एक नेशन को भी फायदा हो, दूसरी नेशन को भी फायदा हो। जो एक तरीके से इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा है हमें वॉर से, उसको थोड़ा तो हम कम करें, थोड़ा तो हील करें खुद को, राइट। इसीलिए वॉर के बाद इंटरनेशनल रिलेशंस का स्कोप और ज़्यादा वास्ट हुआ, क्योंकि नेशंस के बीच फ्रेंडशिप और रिलेशंस इंक्रीज हुए। एंड ऑब्वियसली इसमें यूनाइटेड नेशंस का बहुत बड़ा रोल है, राइट, क्योंकि इंटरनेशनल एक फोरम है वो, जहाँ पे नेशंस आपस में आके मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि नेशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल ही खत्म हो गया था, बिल्कुल ही एकदम समाप्त हो गया था, नहीं, लेकिन एक तरीके से ना कोऑपरेशन की फीलिंग अब आने लगी थी नेशंस के बीच में। एक तरीके से कोऑपरेशन हमें देखने को मिल रहा था नेशंस के बीच में आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो डिस्ट्रक्शन किया था वॉर ने, उसके बाद एक तरीके से हमें कंस्ट्रक्टिव आउटलुक देखने को मिला नेशंस के बीच में। क्यों कंस्ट्रक्टिव आउटलुक देखने को मिला? बिकॉज उन लोग ने अपने सोल्जर्स खोए थे। बेसिकली सरोजनी नायडू जी की एक पोएम है द गिफ्ट ऑफ इंडिया, इसमें बताया गया कि किस तरीके से इंडिया ने अपने सोल्जर्स को खोया, सोल्जर्स की एगनी क्या थी, उनका पेन क्या था, वो इस पोएम में बताया गया। तो इसी तरीके से हर नेशन ने अपने एक तरीके से सोल्जर्स खोए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, राइट। इसीलिए जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, अब नेशंस उसको कम करना चाहती थी और फ्रेंडशिप करके कंस्ट्रक्टिव आउटलुक अपना बनाना चाहती थी, कंस्ट्रक्टिव कुछ करना चाहती थी। डिस्ट्रक्शन तो बहुत हो चुका था, इसीलिए इंटरनेशनल रिलेशंस का स्कोप इंक्रीज होते हुए हमें दिखा। जो फैक्टर्स हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, वो चेंज नहीं हुई हैं। क्या चेंज हुआ है? इंटरनेशनल एनवायरनमेंट चेंज हुआ है। जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी सोच चेंज हुई है। क्यों? क्योंकि उनको भी जो पब्लिक है उनकी कंट्री की, वो अफेक्ट कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, और ये हमेशा चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे लीडर्स चेंज होते रहेंगे, ये भी चीज़ चेंज होती रहेगी। उनकी थिंकिंग जैसे जैसे चेंज होगी, इंटरनेशनल रिलेशंस भी वैसे वैसे चेंज होंगे। हर स्टेट में कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस आ रहे हैं, राइट। टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आ रहा है। इंडिया को देखो किस तरीके से स्टार्टअप्स का हब बनता जा रहा है, कहा जा रहा है ये और ज़्यादा बड़ा होता जाएगा, राइट। तो क्या है, हर स्टेट जैसे जैसे चेंज हो रहा है, दूसरे स्टेट को उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, वो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और थस इंटरनेशनल रिलेशंस इंक्रीज हो रहे हैं। इकोनॉमिक रिलेशंस स्टेट्स के बीच में इंक्रीज हो रहे हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे जो फोरम्स हैं, ये लोग इंटरनेशनल रिलेशंस की एक्टिविटी को बूस्ट देते हैं। ये लोग इंटरनेशनल रिलेशंस को और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। यूनाइटेड नेशंस की जो अलग अलग एजेंसीज हैं, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करती हैं। जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, ये बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस में नॉन स्टेट एक्टर्स कहलाती हैं। अब स्टेट एक्टर्स क्या होता है, नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होता है, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस की मैं अप्रोचेस के बारे में बात करूंगी और बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूंगी, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो आपको मिस नहीं करना है, तो बेल आइकॉन अभी से ही प्रेस कर दो जाकर, ठीक है। जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस है, कुछ हमारे यहाँ ओपन हो रही है, कुछ दूसरी कंट्रीज में ओपन हो रही है। इसका मतलब क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस इंक्रीज हो रहे हैं। फाइनली वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नोट्स टेलीग्राम पर शेयर हो जाएंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम ज्वाइन कर दो जरूर से। तो बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, दो वर्ल्ड गवर्नमेंट्स के बीच के रिलेशन को ही हम, एक रिलेशनशिप को ही हम इंटरनेशनल रिलेशंस का नाम देते हैं। लेकिन क्या इंटरनेशनल रिलेशंस में सिर्फ दो वर्ल्ड गवर्नमेंट्स ही इन्वॉल्व रहती हैं? नहीं, इसमें और भी बहुत कुछ इन्वॉल्व रहता है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, इंडिविजुअल्स, राइट, विद अदर सोशल स्ट्रक्चर्स जैसे कि इकोनॉमिक्स, कल्चर, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं। सिर्फ दो वर्ल्ड गवर्नमेंट्स की फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप होना इंटरनेशनल रिलेशंस कभी नहीं कहलाएगा। बहुत सारी चीज़ों का इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। एक गवर्नमेंट ने दूसरी गवर्नमेंट, एक दूसरी कंट्री में अपनी कोई कॉरपोरेशन भेजी, राइट, कल्चरली दोनों पास आए, ज्योग्राफिकल हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, ये सारी चीज़ें भी दो लोगों को कनेक्ट करती हैं। मोटा मोटी समझ लो, ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ है इंटरनेशनल रिलेशंस में। इंटरनेशनल रिलेशंस का ये जो डिसिप्लिन है, ये वॉर, मिलिट्री अलायंस, डिप्लोमेसी, ट्रेड, कॉरपोरेशन, पीस, ठीक है, कोऑपरेशन, इससे भी डील करता है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है, मेरी इंस्टा आईडी दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगी, आकर वहाँ पे आप पर्सनली पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते हैं।
अल्टीमेट गोल क्या है इंटरनेशनल रिलेशंस का? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस, इंटरनेशनल पीस। आखिर हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री से क्यों फ्रेंडशिप कर रहे हैं, क्यों रिलेशंस बना रहे हैं? ताकि हमारे बीच लड़ाई ना हो, हमारे बीच फायदे ज़्यादा हों, है ना। हमारी फ्रेंडशिप से फ़ायदा ज़्यादा होना चाहिए, लड़ाई कम होनी चाहिए, यानी इंटरनेशनल पीस बना रहे, राइट, थ्रू कोऑपरेशन एंड अग्रीमेंट। तो क्या क्या मैं कह सकती हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, वहीं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट हो जाता है? क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिर्फ स्ट्रगल फॉर पावर की बात हो रही है, यानी एक नेशन दूसरी नेशन से पावर कैसे छीनेगी, उस पर कब्जा कैसे करेगी, दो नेशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना, वॉर होना, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट हो जाता है। इंटरनेशनल रिलेशन से काफ़ी पॉजिटिव सा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, जहाँ पे हमारा कॉपरेशन हो रहा है, अग्रीमेंट्स हो रहे हैं, ट्रीटीज हो रही है, ट्रेड हो रहा है, कॉमर्स हो रहा है ना, कल्चरल बहुत सारी एक तरीके से एक्सचेंजेस हो रहे हैं, तो काफ़ी पॉजिटिव कॉन्सेप्ट हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस। वहीं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस को अफेक्ट करते हैं, जैसे इवोल्यूशन ऑफ न्यू नेशंस, नई नेशन का इवोल्यूशन होना, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होना, न्यूक्लियर रिसर्च होना, राइज ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड, इमरजेंस ऑफ न्यू ऑर्डर, नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस, ग्लोबल प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल रिलेशंस को अफेक्ट करती हैं। टिल डेट यार इंटरनेशनल रिलेशंस की कोई एक डेफिनेशन आ ही नहीं पाई। क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अलग अलग डेफिनेशंस है इसकी, और सारी डेफिनेशन सही है ये भी ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका नेचर बहुत बदल रहा है, इसका स्कोप रेगुलरली एक्सपैंड हो रहा है, इसका नेचर बदलता जा रहा है, तो इसकी एक डेफिनेशन कभी हो ही नहीं सकती है। वही चीज़ आ जा रही, इंटरनेशनल रिलेशंस का स्कोप एक कभी रहेगा नहीं, कंटिन्यूसली एक्सपैंड हो रहा है और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। क्यों कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है? एलपीजी की वजह से। एलपीजी क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है इसके स्कोप को। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, लीडर्स बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ईजी हो गया है कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मीडिया, इस वजह से भी एक्सपैंड कर रहा है। ग्लोबल इशूज़, टेररिज्म, पॉवर्टी, ग्लोबल वार्मिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें भी इसको अफेक्ट कर रही हैं, इसके स्कोप को कॉम्प्लेक्स करती जा रही हैं। एक्टर्स होते कौन है? एक्टर्स बेसिकली वो इंस्टीट्यूशंस या वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज और डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरनेशनल मैनर में, राइट। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में गवर्नमेंट की पॉलिसीज और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने वाले इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स को हम एक्टर्स कहते हैं। जैसे कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, आप एक इंडिविजुअल हो, राइट। अब हमारा कुछ ओपिनियन है फॉरेन पॉलिसी को लेके, किसी और कंट्री को लेके, राइट। सपोज पाकिस्तान को लेके या यूएसए को लेके या रशिया को लेके हमारा जो ओपिनियन है वो एक तरीके से गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा जब वो उस कंट्री से कोई ट्रीटी साइन करेगी, कोई अग्रीमेंट करेगी, राइट। सपोज किसी कंट्री से हमारी गवर्नमेंट कोई अग्रीमेंट कर रही है, हम उससे इतना ज़्यादा खुश नहीं है, राइट, तो क्या गवर्नमेंट वो अग्रीमेंट करेगी? क्योंकि गवर्नमेंट अगर वो उस कंट्री से वो अग्रीमेंट कर लेती है और पब्लिक खुश नहीं है, तो दोबारा क्या वो गवर्नमेंट कभी आएगी पार में? नहीं आएगी। इसीलिए हम एक्टर्स हैं, राइट, आप और हम एक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि हम गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर। अब एक्टर्स कौन कौन हो सकते हैं? लीडर्स हो सकते हैं, सिटीजन्स हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेटिक एजेंसीज हो सकती हैं, ठीक है, एमएनसीज हो सकते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, टेररिस्ट ग्रुप्स हो सकते हैं। एक्टर्स दो तरीके के होते हैं, स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स। अब उनको डिस्कस करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टर्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, उनको हम कहते हैं स्टेट्स। स्टेट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। स्टेट एक्टर्स जाहिर सी बात है इंडिविजुअल लीडर्स को इंक्लूड करेगा, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्लूड करेगा, फॉरेन मिनिस्ट्रीज को इंक्लूड करेगा, एटसेट्रा। जो भी लोग स्टेट के नाम पर एक्ट कर रहे हैं, स्टेट के नाम पर एक्शंस ले रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वो लोग स्टेट एक्टर्स कहलाएंगे, राइट। मैंने क्या कहा? ये लोग एक स्टेट का एक्टर दूसरे स्टेट के एक्टर से इंटरैक्ट कर रहा है, राइट। तो इसको किस सिस्टम के अंडर में इंटरैक्ट कर रहा है? इंटरनेशनल सिस्टम के अंडर में इंटरैक्ट कर रहा है। एक कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर दूसरी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर से इंटरैक्ट कर रहा है, दोनों ही स्टेट एक्टर्स हैं। किस सिस्टम के अंडर में इंटरैक्ट कर रहे हैं? इंटरनेशनल सिस्टम में इंटरैक्ट कर रहे हैं। गोल्डस्टीन और पेवहाउस ने एक तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम का हमें मीनिंग दिया है, देखते हैं वो क्या है। अलग अलग स्टेट्स के बीच के रिलेशनशिप को हम इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। अब इनका जो रिलेशन है वो स्ट्रक्चर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ सम रूल्स एंड पैटर्न्स ऑफ इंटरैक्शन, ठीक है। कुछ इंटरैक्शन के रूल्स और पैटर्न्स पर बेस्ड है इनका रिलेशनशिप।
ये रूल्स ही हमें बताते हैं कि किसको हमें इंटरनेशनल सिस्टम में एक तरीके से मेंबर मानना चाहिए, किसको नहीं मेंबर मानना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन इंटरनेशनल सिस्टम में मेंबर्स के क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, किस तरीके के एक्शंस वो लोग ले सकते हैं, क्या रिस्पॉन्सेज होते हैं नॉर्मली स्टेट्स के बीच। मोटा मोटी ऐसे समझ लो कि स्टेट्स एक दूसरे से एक सिस्टम में इंटरैक्ट करते हैं, एक एनवायरनमेंट में इंटरैक्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। उस सिस्टम के अपने कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। अगर आप उस सिस्टम के मेंबर हो तो आपको उन रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करना हो। अब एक स्टेट किस तरीके से बिहेव करेगा इंटरनेशनल सिस्टम में, वो किस पर डिपेंड करेगा, उस स्टेट की पॉपुलेशन पर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जीडीपी पर, मिलिट्री स्ट्रेंथ पर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर, लीडरशिप क्वालिटी पर, ज्योग्राफिकल लोकेशन पर। ये सारी चीजें एक स्टेट के बिहेवियर को अफेक्ट करेंगी, इन्फ्लुएंस करेंगी इंटरनेशनल सिस्टम में। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, बहुत मेहनत लग रही है ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाने में, हर चीज पॉइंट्स में है, इजी है आपके लिए याद करना और समझना। स्टेट एक्टर्स को एक्सक्लूड करने के बाद जो भी बचता है उसको हम कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो किसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेंगे, स्टेट एक्टर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेंगे। मैं और आप नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हम लोग किसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, स्टेट एक्टर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी हम और आप मिलकर गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स को आप ट्रांसनेशनल एक्टर्स भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर भी ऑपरेट करते हैं, ठीक है, अलग अलग इंटरनेशनल कंट्रीज में ये लोग ऑपरेट करते हैं, इसलिए ट्रांसनेशनल एक्टर्स भी इनको कहा जा सकता है। गोल्डस्टीन और पेव हाउस में हमें बताया कि नॉन स्टेट एक्टर्स इतने इतने तरह के होते हैं। देखते कौन है वो, ये रही वो लिस्ट, राइट। इस लिस्ट में आपको पता चल जाएगा नॉन स्टेट एक्टर्स कितने तरह के होते हैं। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, एनजीओज होते हैं, एमएनसीज होते हैं। ये लिस्ट आप रीड कर सकते हो टेलीग्राम पर। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स के और उनका पर्पस क्या है, काम क्या है बेसिकली। पहला है यूनाइटेड नेशंस। इसका काम क्या है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस, राइट। दूसरा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच में, दो नेशंस के बीच में ट्रेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है, ट्रेड को मॉनिटर करता है एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कमोडिटीज के बीच में। एशियन, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये क्या करता है, रीजनल इकोनॉमिक सोशल कल्चर कोऑपरेशन को प्रमोट करता है अलग अलग स्टेट्स के बीच में। इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस पर भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप जाके वो सब देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। डिफरेंस क्या है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और रिलेशंस के बीच में, उसके लिए भी मैंने ये टेबल आपको दे दी है। आई जस्ट होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। पार्ट 2 भी वीडियो का बहुत जल्दी आएगा, प्लीज स्टे ट्यून्ड। So thank you so much for watching this video friends, and we'll meet soon in the next video. Good luck.